स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स यूनिट 5 कॉलम्स। तो ये अपना कॉलम्स में, इस वीडियो में हम कॉलम्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे जितने भी हैं। तो इसके पहले जो एक मैंने वीडियो बनाई है वो 1 आवर की जो वीडियो, जिसमें मैंने कॉलम से रिलेटेड जितने भी मतलब कंसेप्ट्स हैं, तो हमने वो मतलब सारे कंसेप्ट पढ़े। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि वो वीडियो देखी होगी, तो मतलब उसी के अकॉर्डिंग मतलब अभी हम बेसिकली इसको फॉर्मूलेस को रिवाइज करेंगे जो हमने पहले पढ़े थे। और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे कि देखो, एक चीज़ तो हो गई कि फॉर्मूला, तो जो हमने कंसेप्ट वाले वीडियो में भी फॉर्मूले, तो मतलब वो तो बेसिक चीज़ है, वो तो क्या ही है। और साथ में ये भी देखा है कि वो फॉर्मूलेस आते कैसे हैं, है ना। तो अब सेकंड चीज़ है इसमें, हम अभी एक तो फॉर्मूले का रिवीजन करेंगे, और सेकंड चीज़ है कि जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत सारी एक मतलब टर्म्स यूज़ होती हैं, टर्म्स जिनको हमको मतलब एक तो पढ़ के डिकोड करना पड़ता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है और या क्या हमसे मतलब पूछा गया है। तो वो मतलब टर्म्स समझना इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये भी एक तरह से एक कंसेप्चुअल पार्ट हो गया। तो वो भी मतलब सेम अभी देखेंगे। मतलब ये पहले फॉर्मूला पढ़ने के बाद वो सारी टर्म्स भी मतलब हम समझेंगे। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं अपना कॉलम्स। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि क्रिटिकल लोड और क्रिपलिंग लोड। तो क्रिटिकल लोड या क्रिपलिंग लोड बेसिकली सेम थिंग होती है। क्रिपलिंग का हम लिटरल मीनिंग कह सकते हैं कि एक तरह से अनस्टेबल हो जाना। जैसे कभी कभी हम चलते चलते हमारा पैर जैसे कि जॉइंट से मुड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम क्रिपल हो गए हैं। तो एक तो होता है क्रिपिंग लोड, और क्रिटिकल का लिटरल मीनिंग है कि मतलब एक क्रिटिकल, मतलब बोलते हैं कि एक क्रिटिकल पॉइंट पे कोई कि उसके बाद मतलब चेंज आने वाला है क्रिटिकल। तो चेंज कौन सा आता है क्रिटिकल लोड के बाद? चेंज दो तरह से आ सकता है, या तो बकलिंग हो सकती है, बकलिंग अगर कॉलम में बकलिंग हो रही है तो बकलिंग हो जाएगी। मतलब लॉन्ग, देखो बाद इसको बताता हूँ। यूलर्स फॉर्मूला, अब देखो अपना जो है बेसिकली अनस्टेबल दो तरह से हो सकता है। यूलर्स फॉर्मूला कहता है जो कि वर्क करता है अपने लॉन्ग मतलब बेसिकली सिलेंडर कॉलम्स में। तो यूलर्स फॉर्मूले के हिसाब से जो अपना सिलेंडर कॉलम जो होते हैं उसमें जो अपना जो फेलियर होता है वो होता है बकलिंग के कारण। ठीक है। और रैंकाइन का फॉर्मूला है, वो कहता है कि जो कॉलम्स है ये शॉर्ट कॉलम्स में अप्लाई होता है, जो कि मतलब बेसिकली इंटरमीडिएट कॉलम्स। ये कहता है कि जो ना फेलियर होता है वो अपना बकलिंग के कारण भी होता है और साथ में क्रसिंग के कारण भी होता है। तो अपना जो रैंकाइन लोड है वो बकलिंग लोड एंड क्रसिंग लोड दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से हमारा रैंकाइन का फॉर्मूला बनता है। तो रैंकाइन पहले हम ये यूलर्स फार्मूला देखते हैं, रैंकाइन पे बाद में आते हैं। तो चलो यूलर्स फार्मूला क्या कहते हैं, मतलब यूलर्स फार्मूला, इसको तो मतलब क्रिटिकल फार्मूला भी कहते हैं, तो कहीं कहीं पीसीआर से भी लिख देते हैं, लेकिन मैंने इसको मतलब पी से लिखा है क्योंकि अपना जो क्रसिंग लोड है उससे कन्फ्यूजन ना हो उसमें। तो देखो अपना यूलर्स फार्मूला होता है पाई स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन इफेक्टिव लेंथ का होल स्क्वायर। अब सेकंड चीज़ है मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अराउंड दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, जो उनमें से स्मॉलर होगा वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब एल इफेक्टिव होता है अपना लेंथ ऑफ द कॉलम इंटू इफेक्टिव लेंथ फैक्टर। अब के डिपेंड करता है सपोर्ट कंडीशन पे, मतलब अपना कॉलम्स के दोनों एंड्स पे किस तरह के सपोर्ट लग रहे हैं। तो अपना जो के जब दोनों सपोर्ट हिंज होते हैं, इसको हिंज सपोर्ट बोलते हैं या पिंट सपोज बोल सकते हैं। तो अपना के की वैल्यू होती है इक्वल टू 1 की इक्वल होती है। अब ये होती है मोस्ट आइडियल कंडीशन, और बाकी जो कंडीशन है इसी के रिस्पेक्ट में निकाली जाती हैं। ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बताया हुआ है जो अपना मेन वीडियो है। तो अब देखो हमें दो चीज़ याद कर लेते हैं। एक तो के इज इक्वल टू 1, ये याद करने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि मतलब वैसे याद हो गया, इतना सिंपल सा है कि 1 होगा इस केस में। अब सेकंड चीज़ है कि जब एक साइड फिक्स हो और एक साइड फ्री हो तो इस केस में हमारा के 2 की इक्वल होता है। मतलब एक तरह से मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे याद कर सकते हैं। तो ये दोनों मतलब के इज इक्वल टू 2, तो ये याद कर लेंगे। अब सेकंड चीज़ है कि जब दोनों साइड फिक्स हो, यहाँ पे एक साइड फिक्स है तो 2 है, अब दोनों साइड फिक्स हो गया है मतलब कि ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ गई है ना बेसिकली। मतलब तो अपना जो के होता है वो 4 टाइम्स कम हो जाता है 2 से। इस तरह से याद कर सकते हैं 2 से अपना एक, जब अपना कॉलम एक साइड फिक्स है तो अपना जो के है उसकी वैल्यू 2 होगी, और जब कॉलम दोनों साइड फिक्स हो गया तो के की वैल्यू 4 टाइम्स कम हो जाती है। अब देखो ये लास्ट कैसे याद कर सकते हैं, एक साइड जब हिंज हो और एक साइड फिक्स हो। तो देखो एक साइड हिंज और एक साइड फिक्स थोड़ी सी एक कॉम्प्लिकेटेड मतलब कंडीशन हो गई ना, कि एक साइड हिंज भी दिया हुआ है और दूसरी साइड फिक्स्ड है, तो इसका मतलब के भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब 1/√2 हो जाता है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अब देखो सेकंड चीज़ देखते हैं। तो ये तो हो गया अपना
बकलिंग लोड, देखो इसको बकलिंग लोड भी कह सकते हैं, क्रिटिकल लोड भी कह सकते हैं और क्रिपलिंग लोड भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो अपना ये है रैंकाइन लोड, इसको रैंकाइन क्रिटिकल लोड भी कह सकते हैं, रैंकाइन क्रिपलिंग लोड भी कह सकते हैं, लेकिन इसको रैंकाइन बकलिंग लोड नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बकलिंग एंड क्रसिंग के कंबाइंड इफेक्ट से आ रहा है, इसलिए। अब देखो मैं नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे अपना एफसीसी क्या है? एफसीसी को बोलते हैं हम बकलिंग स्ट्रेस। यहाँ पे स्ट्रेस का सिंबल बेसिकली एफ से लिखते हैं कभी कभी स्ट्रेस को। और सीसी का क्या मतलब है? सीसी इसलिए आया है क्योंकि इसका मतलब बेसिकली कंप्रेसिव एंड कोएक्सियल, शायद एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो वो मुझे थोड़ा सा मतलब भूल गया था कि मैंने कंप्रेसिव बोल दिया था। ये होता है, हाँ कंप्रेसिव होता है, लेकिन कोएक्सियल का मतलब कंप्रेसिव एंड क्रिपलिंग, इसलिए इसको, क्योंकि जो अपना जो बकलिंग लोड है ये क्रिपलिंग लोड भी होता है। और बेसिकली तो कॉलम्स में किस तरह के लोड लगते हैं? कंप्रेसिव लोड लग रहा है ना, इसलिए कंप्रेसिव एंड क्रिपलिंग। तो अब स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है? देखो मैक्सिमम तो ज़्यादातर अगर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है अपना लोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये मोस्ट बेसिक फॉर्मूला है। और अगर हमें बकलिंग स्ट्रेस निकालना है तो बकलिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा बकलिंग लोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बस तो हमने वही किया है, बकलिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू बकलिंग लोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो इसमें सॉल्व करेंगे, मतलब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये एक टर्म आ जाती है, लेकिन चलो इससे पहले देखो इसका अभी जो हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इस टर्म का यूज़ नहीं है। बेसिकली इससे हमारा जो यूलर्स कर्व बनता है तो इससे मतलब डिराइव होता है इस फॉर्मूले से, तो इसको अभी मतलब स्किप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है कि अपनी स्लेंडरनेस रेशियो होता है एल इफेक्टिव अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो होता है स्लेंडरनेस रेशियो। अब स्लेंडरनेस रेशियो मतलब फिजिकल मीनिंग क्या है कि अगर स्लेंडरनेस रेशियो ज़्यादा है तो चांस ज़्यादा है कि अपना कॉलम जो है वो बकलिंग से फेल होगा। बस यही है इसका मतलब, कि कॉलम कितना स्लेंडर है ये बताता है। स्लेंडर मतलब थिन एंड लॉन्ग, बेसिकली थिन एंड लॉन्ग कॉलम के लिए स्लेंडर वर्ड यूज होता है। अपना मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन को मैंने आर मिनिमम से लिखा है, मतलब इसका सिंबल है आर। तो ये होता है अपना रूट ऑफ मिनिमम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखते हैं आगे। अब रैंकाइन पे आते हैं, क्योंकि हमने स्लेंडरनेस रेशियो और मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन देख लिया। अब रैंकाइन फार्मूले पे आते हैं। तो अपना ये रैंकाइन का अपना मेन फार्मूला है ये अपनी मतलब मेन फॉर्म है रैंकाइन फार्मूले की। तो अपना रैंकाइन क्रिटिकल लोड या रैंकाइन क्रिपलिंग लोड हो जाता है 1 अपॉन यूलर्स क्रिटिकल लोड और 1 अपॉन क्रशिंग लोड। और क्रशिंग लोड देखो इसका क्रशिंग लोड का फॉर्मूला देते हैं। क्रशिंग लोड का बेसिकली कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। क्रशिंग लोड का बेसिकली स्ट्रेस से फॉर्मूले से आ जाता है, जैसे कि अपना क्रशिंग लोड अपॉन एरिया हो जाएगा क्रशिंग स्ट्रेस। तो क्रशिंग लोड ए ट्रांसपोज हो जाएगा तो क्रशिंग स्ट्रेस इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन, इस मतलब ये इसी फॉर्मूले से आता है हमारा क्रशिंग लोड। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब इस पर जब हम बकलिंग लोड की वैल्यू पुट करेंगे पीई में और पीसी में हम क्रशिंग लोड की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब ये फॉर्मूला पुट करेंगे, तो हमारा मतलब ट्रांसफॉर्म हो कि हमारा ये नया फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म आ जाएगी सेम फॉर्मूले की, ये सेकंड फॉर्म है। तो ये कहता है कि क्रशिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू एरिया क्रॉस सेक्शन अपॉन 1 प्लस ये रैंकाइन कांस्टेंट ए इंटू स्लेंडरनेस रेशियो का स्क्वायर। और सेकंड चीज़ है, अगर अपना जो ए है इसकी भी मतलब वैल्यू एक तरह से जब हम सॉल्व करते हैं ना तो एक मतलब टर्म आती है जिसको हम ए बेसिकली सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे मतलब लेट कर लेते हैं ए है। तो मैंने अलग से मतलब रफ में सॉल्व करके देखा है, मतलब चेक किया था कि इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज पुट करिए तो हमारा जो ए आता है वो है स्ट्रेस क्रशिंग स्ट्रेस अपॉन पाई स्क्वायर इंटू ई को हम ए सपोज कर लेते हैं, मतलब अपने तरफ से लेट कर लेते हैं, उसकी वैल्यू ए के इक्वल है। तो पाई स्क्वायर इंटू क्रशिंग स्ट्रेस अपॉन ई, सॉरी पाई स्क्वायर अपना डिनोमिनेटर में आएगा यहाँ पे। वैसे ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब फॉर्मूले के तो अभी तक तो यूज़ हुआ नहीं है। और एक मतलब अपना जो कांस्टेंट होता है रैंकाइन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू दी होती है न्यूमेरिकल में। अब सेकंड चीज़ ये तो मैंने बता दिया अपना क्रशिंग स्ट्रेस का सॉरी क्रशिंग लोड का फॉर्मूला क्रशिंग स्ट्रेस इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन। हाँ अब देखते हैं ये एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, लोड एट मतलब सेफ लोड, इसको मैंने और कभी कभी इसको लोड एट सपोर्ट भी बोल सकते हैं, मतलब बेसिकली तो ये है सेफ लोड, मतलब सेफ लोड ज़्यादा वो मतलब सही टर्म रहेगी इस कहने की। अब सेफ लोड का फॉर्मूला क्या होता है? सेफ लोड होता है क्रिपलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है और
चलो अब नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। चलो अब मुझे मतलब यही बेसिकली टर्म्स बतानी है, जैसे सेफ लोड एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी एनक्रिप्टिंग लोड एंड ये क्या जो हो गया अपना अलाउेबल स्ट्रेस। इस सब के बीच में बेसिकली मुझे टर्म्स का मीनिंग बतानी है और इनके बीच में जो मतलब किस तरह से रिलेशन होता है ये बताना था। तो देखो ये बताने से पहले एक मतलब ये जो अपना कंसेप्ट है ना, तो ये क्वेश्चन करने के लिए मतलब बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको मतलब ध्यान से देखना चाहिए हमें। अब देखो एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि कोई भी मतलब हमारा जैसे कि एक घर है, उसमें एक कॉलम है, ठीक है। तो मतलब एक बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कॉलम के ऊपर लगे, कॉलम के ऊपर हमारा स्लैब है मतलब, और नीचे अपना जो क्या बोलते हैं उसको फ्लोर, हाँ फ्लोर मतलब जहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो ये स्लैब टू फ्लोर अपना कॉलम कनेक्टेड है, और इस पर अपना एक तो दोनों साइड अपना कंप्रेसिव लोड लगेगा बेसिकली, है ना। तो ये अपना स्लैब, ये अपना कॉलम। चलो तो अभी तो जो अपना ये नीचे साइड से लोड लग रहा है वो है अपना एक तो बेसिकली वो रिएक्शन लोड लगता है फ्लोर टू, तो उसको अभी के लिए इग्नोर करते हैं क्योंकि वो हमारे मतलब फ्लोर जो है उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते इसलिए। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं वो, क्योंकि रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। अब जो अपना ऊपर से जो स्लैब टू कॉलम एक लोड लग रहा है, देखो अब एक चीज़ मान लेते हैं कि ये मतलब एक रियल स्ट्रक्चर है जिसके नीचे आप एग्जाम्पल के लिए आपका मतलब आपकी फैमिली रहती है, आप सपोज करो यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे मतलब मैंने ऐसा क्यों बोला, देखो अब जो ये लोड है इसका कोई ना कोई मास होगा, है ना, और इस पे नीचे साइड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। अब मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी हो जाता है अपना वेट होता है, और वेट बेसिकली वेट बेसिकली एक टाइप का फोर्स ही तो होता है। वेट जो होता है एक टाइप का फोर्स होता है ना, तो और वैसे भी फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मतलब बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। देखो इसको सपोज करते हैं हम ना एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, वैसे 9.8 होता है लेकिन इतना मैंने ले लिया। अब सेकंड चीज़ देखते हैं यहाँ पे, मास इसका सपोज कर लेता हूँ मैं, जो अपना स्लैब है 10 kg का मास है यहाँ पे। तो इसके कारण जो हमारा जो फोर्स लगेगा नीचे कॉलम पे, फोर्स लगेगा स्लैब पे, वो कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा 10 × 10 मतलब 100 न्यूटन, ठीक है। मतलब ये ध्यान से देखिएगा ये चीज़। अब मैं मानता हूँ, हम सपोज करते हैं कि जो 100 न्यूटन है ये है इसका मतलब 100 न्यूटन एक ऐसा स्ट्रेस है। देखो एरिया क्रॉस सेक्शन तो सेम है, तो मतलब इससे एरिया क्रॉस सेक्शन डिवाइड करेंगे तो चलो इसको एरिया क्रॉस सेक्शन को हम 1 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, मतलब यूनिट तो 1 मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली जो हमारा स्ट्रेस है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एक ऐसा स्ट्रेस है जिसके बाद हम सपोज करते हैं कि हमारा जो कॉलम है वो फेल हो जाएगा। मतलब देखो फेल हो जाएगा मतलब इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये क्रिटिकल स्ट्रेस है, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। ये सपोज कर सकते हैं। तो ये तो एक चीज़ हो गई। तो अब हमको मतलब अपनी तरफ से डिज़ाइन करना है इस कॉलम को, तो हम उसका जो वेट है, ये तो हमारे मतलब जो डिज़ाइन करते हैं इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं, तो इस उनके मतलब हम कंट्रोल में है कि कितना ऊपर जो अपना स्लैब है उसका वेट कितना कितना रखें, ये तो मतलब पूरा कंट्रोल में है ना ये चीज़। तो अब कितना रखेंगे, क्वेश्चन इस बात का आता है। देखो अगर 100 न्यूटन पे फेल कर रहा है तो 10 kg अपना जो जी है वो तो सेम रहेगा, तो अपना 10 kg पे अगर वो फेल हो जाता है मतलब कि बकल करेगा कॉलम, ठीक है, बकलिंग फेलियर हो या क्रशिंग फेलियर हो या कंबाइन फेलियर हो, तो 10 kg पे फेल होता है, तो अपना मैक्सिमम वेट कितना रखेंगे, ये एक बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेट ऑफ द स्लैब। देखो अब इसमें लॉजिक लगाए तो कितना होगा, अगर 10 kg पे फेल होगा तो अपना जो मैक्सिमम है वो कुछ 9.9 होना चाहिए, है ना, 9.9 kg, है ना। इतना रख सकते हैं मतलब कॉलम में डिज़ाइन करते टाइम, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये हो जाएगा गलत, क्योंकि रियल लाइफ में अगर 10 kg पे अपना कॉलम मतलब फेल कर रहा है तो उसका 9.9 थोड़ी रख सकते हैं। मतलब इतनी रिस्क की बात हो गई है, ये इतना रिस्क थोड़ी लेंगे, क्योंकि मतलब कहीं भी थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई या मटेरियल ख़राब हुआ तो ये अपना कॉलम टूट जाएगा, मतलब लोगों की मौत हो जाएगी, अपनी आपकी जो फैमिली है यहाँ पे। तो इसलिए क्या करते हैं कि एक दूसरा कंसेप्ट आता है अपना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं उसको, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या कहता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहता है कि आपने एक नया कंसेप्ट देता है सेफ लोड का, ठीक है, सेफ लोड। अब इसका देखो यहाँ पे जो 10 kg है, अगर 10 kg और इंटू मतलब 10 से कर देंगे तो हमें 10 न्यूटन आएगा जो हमारा, ये क्रिपिंग लोड है क्योंकि यहाँ से अपना अनस्टेबल हो रहा है कॉलम, तो क्रिपिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मतलब डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है तो अपना जो सेफ लोड है ना वो 3 टाइम्स कम होना चाहिए,
जो अपना जिस लोड के कारण हमारी जो क्रिपलिंग है या अनस्टेबिलिटी स्टार्ट हो रही है, समझ रहे हैं ना। अगर 10 kg है, अगर 10 kg पे अपना फेलियर आ रहा है तो हमारा जो सेफ लोड होना चाहिए वो होना चाहिए 10/3, तो मतलब 3.3 आना चाहिए। इससे डिज़ाइन करते समय इससे ज़्यादा वेट नहीं रख सकते इसके ऊपर। मतलब ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जो मतलब मानना ही पड़ेगा सेफ्टी के लिए। ये तो एक चीज़ हो गई, ठीक है। अब चलो, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, अब नेक्स्ट चीज़ बता देता हूँ इस अपने नोट से। देखो यहाँ पे फोकस करते, तो अब हमने मतलब अच्छे से हम मतलब टाइम देके समझ लिया कि अपना सेफ अपना पहले देखा हमने क्रिपलिंग या क्रिटिकल लोड क्या होता है, ठीक है, और फिर देखा कि सेफ लोड क्या होता है ना। तो अब इसको मैं देखो हमने अब देखा गया है कि पहले तो देखा क्रिपलिंग लोड वो लोड होता है जिसमें अपना जो कॉलम है वो अनस्टेबल हो जाता है। अब अनस्टेबल दो तरह से हो सकता है, या तो मतलब बकलिंग स्टार्ट हो जाती है बेसिकली, है ना। अब सेकंड चीज़ देखते हैं, फिर हमने देखा अपना सेफ लोड क्या होता है, वो डिज़ाइन लोड होता है जो अपना आता है क्रिटिकल या क्रिपलिंग लोड से। तो उसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितना भी हो तो उसे डिवाइड करेंगे, तो अपना सेफ लोड होता है बेसिकली उतने टाइम से कम होता है जितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा, मतलब 3 टाइम्स है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का 3 है तो अपना सेफ लोड 3 टाइम्स कम होगा, ठीक है। तो अगर 100 न्यूटन पे अपना जो अनस्टेबल बकलिंग स्टार्ट हो रही है तो अपना सेफ लोड होना चाहिए, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है। सो में जनरली 3 to 5 होता है। तो अगर 100 है तो अपना जो सेफ लोड है वो होना चाहिए 33.33 न्यूटन्स। अब देखते हैं अब एक ना मतलब दूसरी चीज़ है वर्किंग लोड। अब सेफ लोड तो एक तरह से मतलब डिज़ाइन के टाइम पे उस कंसिडर को मतलब किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे मतलब रियल में जनरली जो लोड एक्चुअली लग रहा है कॉलम पे वो होता है ना वर्किंग लोड, जो भी हमने सेफ लोड से थोड़ा सा कम होता है वर्किंग लोड जनरली। अब देखो लास्ट में आता है अपना अल्टीमेट लोड। अब अल्टीमेट लोड क्या होता है, पहले तो अपना कॉलम होगा अनस्टेबल। यहाँ पे क्रिपलिंग लोड जो है वहाँ पे अपना जो कॉलम है वो बकल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब धीरे धीरे और लोड बढ़ता जाएगा तो अपना लोड पहुँच जाएगा अपना अल्टीमेट लोड मतलब के बराबर अल्टीमेट लोड। तो यहाँ पे क्या होगा, अपना कॉलम जो पूरा मतलब परमानेंट ऐसे मतलब टूट जाएगा एक तरह से। मतलब जरूरी नहीं कि फ्रैक्चर हो, लेकिन कंप्लीटली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा उस पर, ये मान सकते हैं। या क्रशिंग, अगर क्रशिंग हो रही है तो कंप्लीटली क्रश हो जाएगा वो कॉलम, या दोनों का कंबाइंड इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। अब इसमें मतलब अब ये कंसेप्ट तो हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब देखते हैं सेकंड देखते हैं। देखो अब इसी के मतलब करस्पॉन्डिंग अगर उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड कर देंगे तो अपना वर्किंग जैसे लोड है, वर्किंग लोड से आ जाएगा अपना वर्किंग स्ट्रेस, जो कि एक्चुअली लगता है वर्किंग स्ट्रेस। फिर उसके बाद आता है अपना अलाउेबल स्ट्रेस और सेफ स्ट्रेस, जो कि डिज़ाइन पे कंसिडर किया जाता है। अब अलाउेबल स्ट्रेस क्या होता है, देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अलाउेबल स्ट्रेस बताता हूँ यहाँ पे, अलाउेबल स्ट्रेस। तो मैं बोल मतलब अलाउेबल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है, अगर मैं कहूँ कि जिसके बाद अपना जो कॉलम है वो फेल हो जाता है कॉलम, ठीक है। तो वो स्ट्रेस होता है अलाउेबल स्ट्रेस। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये गलत है ये कंसेप्ट। अलाउेबल स्ट्रेस वो स्ट्रेस नहीं होता जिसके बाद अपना जो कॉलम फेल होता है, वो होता है ना क्रिटिकल स्ट्रेस। क्रिटिकल स्ट्रेस के बाद हमारा जो कॉलम है वो फेल हो जाता है। अगर फेलियर का ये मतलब नहीं कि मतलब कंप्लीटली फ्रैक्चर हो जाए, मतलब अलग ही हो जाए। अगर वो पर एक तरह से अपना बकल भी कर देगा कॉलम, मतलब बकल कर देगा, तो वो भी एक तरह से फेलियर है अपना, क्योंकि कॉलम अपना जो काम है स्टेबल रखना स्ट्रक्चर वो नहीं कर पा रहा है, तो वो फेल हो जाएगा एक तरह से। तो वो भी फेलियर होगा। और जरूरी नहीं कि मतलब वो परमानेंट ही जाए, हो सकता है कि फेल होके कॉलम अपना वापस अपने शेप में आ जाए, थोड़ा सा जैसे कि ये है ना, ये मतलब टिल्ट होके वापस अपने शेप में आ जाए, तो भी इसको फेलियर ही मानेंगे। वो होता है ना क्रिटिकल स्ट्रेस रीच करने के बाद। अब एक कंडीशन आती है फिर अल्टीमेट स्ट्रेस। अब अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस, अब ये एक ऐसा स्ट्रेस होता है जिसके बाद हमारा जो कंप्लीटली कॉलम है वो फिनिश हो जाता है। मतलब कि या तो बकलिंग हो रही है तो परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा पूरा, और क्रशिंग हो रही है तो उसका पूरा मतलब मलबा बन जाएगा एक तरह से कॉलम का। अब वो होता है ना अल्टीमेट स्ट्रेस। अब देखो अब आते हैं अलाउेबल स्ट्रेस पे। अब अलाउेबल स्ट्रेस क्या होता है, ये होता है मतलब सेफ लोड से आता है। सेफ लोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जो सेफ लोड है उसको हम बोल सकते हैं अलाउेबल लोड। अब
अलाउेबल से हम समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर को जो डिज़ाइन करते समय उससे ज़्यादा हमारा जैसे लोड नहीं होना चाहिए। और देखो अब अलाउेबल जो स्ट्रेस होता है उसके अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली सेफ होता है, ठीक है, मतलब ना तो उसमें बकलिंग होती है, कम्प्लीटली स्टेबल होता है और दूर दूर तक मतलब कोई चांस नहीं होता हमारा बकल होने का। अब एग्जाम्पल के लिए मैं एक और एग्जाम्पल देकर बताता हूँ यहाँ पे। देखो अब मैंने यहाँ पे 4 तरह की बेसिकली मैंने फोर्स लिखा है, 4 तरह के फोर्स या लोड लिखा है। तो अब हमको उसको जो डिफरेंट लोड टाइप्स ऑफ लोड्स हैं जैसे कि अपना वर्किंग लोड है और क्रिपिंग लोड, सेफ लोड एंड अल्टीमेट लोड है, तो हमको मतलब बताना कि कौन सा क्या होगा। देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 2 है। तो अपना जो सबसे छोटा होता है अपना वर्किंग लोड जो कि स्ट्रक्चर में लगता है। अब सेकंड है अपना सेफ लोड, ठीक है, सेफ लोड। अब जो देखो सेफ लोड अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है तो सेफ लोड हो जाएगा 150 से अपना डबल हो जाएगा क्रिपलिंग लोड। सॉरी, अगर सेफ लोड से हम क्रिपलिंग लोड निकालेंगे तो 150 का डबल हो जाएगा 300। और अगर क्रिटिकल लोड से हम सेफ लोड निकाल रहे हैं तो उसका हाफ होगा, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो अपना आ जाएगा 150। अब लास्ट में आ जाता है अपना 400 न्यूटन से मैंने मतलब लिखा है अल्टीमेट लोड, जिसपे अपना जो है अपना कॉलम्स वो कंप्लीटली एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब फ्रैक्चर हो जाएगा, सबसे मतलब सही टाइम है फ्रैक्चर हो जाएगा। तो अब जो मैंने 120 150 ये सब लिखा है इसको मतलब लिटरली लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ मतलब एक तरह से कि उसकी वैल्यू का अंदाज़ा लगे कि किस तरह से डिफरेंस होता है ये बताने के लिए बस लिखी है मैंने यहाँ पे। हाँ, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट मतलब हमेशा लगेगा। अब मतलब कुछ एग्जाम्पल ही कर सकते हैं। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान लेते हैं कि अपना 3 है, देखो तो अपना अगर कॉलम क्रिपलिंग लोड है हमारा या क्रिपलिंग स्ट्रेस मान लेते हैं यहाँ पे क्रिपलिंग लोड ही देते हैं। क्रिपलिंग लोड है हमारा अगर 1000 न्यूटन, मतलब तो सेफ लोड कितना होगा। तो देखो ये ऐसा कर सकते हैं कि अगर 1000 न्यूटन पे ये लॉजिक लगा कि 1000 न्यूटन पे हमारा स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है तो सेफ लोड होना चाहिए उसका 3 टाइम्स कम, मतलब कि 333 कुछ, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब उसी से अपना ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अलाउेबल स्ट्रेस इज इक्वल टू सेफ लोड अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन। अब सेफ लोड को हम अलाउेबल लोड भी लिख सकते हैं बेसिकली, तो मैंने सेफ लोड इज इक्वल टू दिस सेम थिंग चीज़ है वो, सेफ लोड है या अलाउेबल लोड। तो मेरे ख्याल से अब मतलब सारे कंसेप्ट मतलब समझ गए हैं हम, और अब मतलब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। हमने फाइनली सब कुछ मतलब अभी न्यूमेरिकल करने के जितनी भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज थे और कंसेप्ट है सब कुछ पढ़ लिया है। तो मैं बोलूँगा कि अब मैंने एक मतलब लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में जिसमें मैंने सोम के एक अपने आर के बंसल टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स दिए हैं। तो अगर वो ये मतलब पीवाई को अटेम्प्ट करने से पहले आप मतलब खुद से कर लें तो मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि अगर वो अपना करेंगे तो आपको मतलब एक तो बेनिफिट होगा कि देखो इसमें गलतियाँ 2 तरह से होती हैं। एक होती है अपनी बकिंग में, मतलब जो कॉलम्स में मतलब गलतियाँ होने के थोड़े से ज़्यादा मतलब चांसेस हैं, मतलब ऐसा मैंने देखा है कि फर्स्ट हो सकते हैं यूनिट पे, और सेकंड है कि हम जो फार्मूला मतलब लिखते हैं उस पर होती है और मतलब गलत फार्मूला लिख दिया। और थर्ड चीज़ है कि जब हम फार्मूला भी मतलब सही पता है लेकिन हम उसमें वैल्यूज खुद से गलत पुट कर देते हैं, तो ये मतलब गलती हो सकती है। और अगर आप मतलब वो सारे एग्जांपल्स कर दे आर के बंसल के तो तीनों चीज़ के मतलब गलती करने के चांसेस मतलब बहुत कम हो जाएंगे, मतलब कई टाइम्स कम हो जाएंगे। इसलिए मैंने वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी उसकी। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ 2 मीटर लॉन्ग पिन एंडेड कॉलम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज टू बी मेड ऑफ वुड अज्यूमिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू 10 gigapascal and allowable stress being limited to 10 megapascal. Determine the size of column to support 100 kilonewton and 200 kilonewton. Use factor of safety is equal to 3 and Euler's crippling load equation. देखो तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या रहा है आप ये देख समझते हैं हम। ये बोल रहा है कि अ 2 मीटर लॉन्ग पिन एंडेड कॉलम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। तो हमारे पास एक कॉलम दिया हुआ है और 2 मीटर जिसकी लेंथ हमारी 2 मीटर और पिन एंडेड है, मतलब दोनों साइड पिन एंडेड कॉलम है। तो अपना उससे मतलब पता चल गया कि जो के है उसकी वैल्यू होगी 1। तो अब ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का है। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन से समझ में आया कि अपनी जो साइड होगी मतलब सब लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब सेम साइड होगी।
इज टू बी मेड ऑफ वुड अज्यूमिंग। अब हमको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है। देखो अब एक चीज डिसाइड कर लेते हैं, यूनिट कैसे डिसाइड करेंगे ये बता देता हूँ। देखो यूनिट डिसाइड करेंगे हम देखो यूनिट में दो चीज़ें आती हैं, एक तो फोर्स की यूनिट होती है और एक डिस्टेंस की यूनिट आ जाती है, मीटर या मिलीमीटर। तो हम देखो फोर्स की यूनिट हमेशा मीटर न्यूटन ही लेंगे, मतलब ये कन्वेंशन हमें डिसाइड करें क्वेश्चन करने में। और मीटर या मिलीमीटर में कौन सा लेना है ये डिसाइड करेंगे स्ट्रेस में क्या दिया हुआ है। जैसे कि एग्जांपल में अगर स्ट्रेस न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है तो मिलीमीटर में लेंगे, और स्ट्रेस जो है अपना मीटर में दिया हुआ है तो मीटर लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या केस बन रहा है, यहाँ पे पास्कल में दिया हुआ है, तो अब पास्कल जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे, तो हम मीटर में सब कुछ मतलब डिस्टेंस को लेंगे यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, हमको ई दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड अब देखो अलाउेबल स्ट्रेस बीइंग लिमिटेड टू 10 मेगा पास्कल। अब देखते हैं जो मतलब टर्म्स आती हैं उसका फॉर्मूला भी मतलब लिखते जाते हैं। अलाउेबल स्ट्रेस बीइंग लिमिटेड, अलाउेबल स्ट्रेस का मतलब कॉन्सेप्ट आया है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा है अलाउेबल स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे, है ना। अलाउेबल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, अलाउेबल लोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या सेफ लोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वो एक जो मतलब जो टर्म्स आती जाती है उनका फॉर्मूला लिखते जाते हैं हम। अलाउेबल स्ट्रेस इज इक्वल टू सेफ लोड, अपना सेफ लोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो ये दिया हुआ है हमको यहाँ पे, डिटरमाइन द साइज ऑफ कॉलम टू सपोर्ट 100 किलो न्यूटन एंड 200 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन एंड 200 किलो न्यूटन। तो हमको पूछा क्या है यहाँ पे, हमको पूछा है साइज ऑफ द कॉलम, क्योंकि हमें लेंथ पता है तो मतलब साइज से हमें समझ सकते हैं कि हमें बेसिकली ए फाइंड करना है, ए क्या होगी, ए की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे। और डिटरमाइन द साइज ऑफ कॉलम टू सपोर्ट 100 किलो न्यूटन एंड 200 किलो न्यूटन। देखो अब आता है ये इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है एक तरह से, डिटरमाइन द साइज ऑफ कॉलम टू सपोर्ट 100 किलो न्यूटन एंड 200 किलो न्यूटन। मतलब हमको कॉलम का मतलब साइज क्रॉस सेक्शन जो एक साइड होगी ए मतलब क्या होनी चाहिए कि वो इस लोड को सपोर्ट कर सके, एक 100 किलो न्यूटन लोड को और 200 किलो न्यूटन को। मतलब दो केसेस बन रहे हैं यहाँ पे। मतलब इससे हमें क्या समझ में आता है, देखो हमें सपोर्ट से ये समझ में आता है जो कॉलम बनेगा वो बेसिकली बिल्डिंग में बनेगा, और बिल्डिंग में जनरली वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग मतलब इंसान तो रहेंगे उसमें, है ना, मतलब खाली बिल्डिंग तो नहीं होगी। तो हम जो लोड है इस तरह से बनाएंगे कि बेसिकली हमने वो सेफ जो 100 किलो न्यूटन है वो मतलब सेफ लोड हो, क्योंकि ये तो मतलब एक कॉमन सेंस की बात होगी। इसलिए मैंने जो अपना सेफ लोड का कंसेप्ट मतलब इतना डिटेल में पढ़ा था, उसको मतलब सेफ लोड को हम डिज़ाइन लोड भी बोलते हैं, क्योंकि जब बिल्डिंग बनाते समय उसी डिज़ाइन लोड को कंसिडर किया जाता है कि उससे मैक्सिमम लोड ना लगे, ठीक है। तो हमने जो ये है 100 किलो न्यूटन 200 किलो न्यूटन, ये अपना सेफ लोड मतलब ये है अपना मेन कंसेप्ट। इसलिए मैंने मतलब इतने डीप में थोड़ा थ्योरी इसके लिए बताई थी। ये अपना सेफ लोड, इससे हमें मतलब समझ में आता है, क्योंकि हम मतलब डिटरमाइन द साइज, अब साइज क्या होना चाहिए क्योंकि इसको सपोर्ट कर सके। अब देखो आगे देखते हैं, हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी हुई है। देखो अब जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट आ गया तो हम लोग को दिमाग में क्लिक करना चाहिए हमारा फॉर्मूला, ठीक है। और ये तब क्लिक करेगा दिमाग में जब आपने मतलब एग्जाम्पल्स कर लिए हो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आर के बंसल के मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, या मतलब किसी भी बुक्स के कर सकते हैं वैसे, मतलब टेक्स्ट बुक के जरूरी नहीं वैसे आर के बंसल की करो। अब देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या 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 क्लिक करता है मेरे माइंड में, सेफ लोड, अपना सेफ लोड का फॉर्मूला क्लिक करता है। यहाँ पे आ जाएगा अपना क्रिपलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये वाला फॉर्मूला है ना। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, एंड यूलर्स क्रिपलिंग लोड इक्वेशन बोली गई है। तो चलो आगे जितनी भी गिवन चीज़ें हैं तो मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं जो मिलीमीटर में है उसको मतलब मीटर में रहने देता हूँ। तो हाँ, तो मैंने अपने जो डिस्टेंस है उसको मीटर में ही रखा है सब में यहाँ पे। अब देखो गीगा होता है 10⁻9 और मेगा होता है 10⁻6, तो उस हिसाब से यहाँ पे इंटू कर दिया मैंने। अब लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन को ए माना है यहाँ पे, देन वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द ए व्हेन सेफ लोड, दो कंडीशन में हमको ए फाइंड करना है यहाँ पे। तो अब हम मतलब फॉर्मूले में एक बार मतलब साइड में रफ में ट्राई करते हैं कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए फाइंड कैसे कर सकते हैं। देखो तो इसलिए मैं फर्स्ट जो चीज़ है कि देखते दिया क्या हुआ है यहाँ पे। तो देखो पहले तो यहाँ पे बोला है यूज़ क्रिपलिंग लोड इक्वेशन, तो मतलब यहाँ से हमको हिंट मिल गया कि क्रिपलिंग लोड इक्वेशन का यूज़ होगा। तो पहले तो वो लिख लेते हैं, क्रिपलिंग लोड इक्वेशन होती है अपने पाई स्क्वायर इंटू ई इंटू आई मिनिमम अपॉन इफेक्टिव लेंथ का होल स्क्वायर। अब क्योंकि k इज इक्वल टू 1 है तो डायरेक्ट मैं l का स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे हमें अब सेकंड स्टेप में देखते हैं हमको क्या क्या चीज़ें पता है यहाँ पे।
ये तो कांस्टेंट है, ई हमें दिया हुआ है यहाँ पे। आई मिनिमम हम निकाल सकते हैं, नहीं आई मिनिमम नहीं निकाल सकते क्योंकि आई मिनिमम हो जाएगा स्क्वायर के केस में a⁴/12। अब ए तो हमको फाइंड करना है, ए ही तो हमें फाइंड करना है, तो ये चीज़ तो नहीं पता। अब लेंथ हमें पता है। अब पी ई देखते हैं यहाँ पे, पी ई क्या होता है अपना क्रिटिकल, बेसिकली पी ई है क्रिटिकल लोड। और इस फॉर्मूले से हम देखें तो हमें सेफ लोड यहाँ पे पता है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता है, तो यहाँ से हम क्रिटिकल लोड भी डिफाइन कर सकते हैं और दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा, सॉरी ए आ जाएगा, ए मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब देखो दो चीज़ें, क्योंकि अपना जो सेफ लोड है वो दो हैं अपने सेफ लोड, मतलब एक 100 है 200 है, तो हम मतलब दो को अलग अलग दोनों केसेस मान के दोनों के लिए निकालेंगे। तो ये तो मतलब पहली चीज़ हो गई। अब देखो सेकंड चीज़ यहाँ पे, क्योंकि ऐसा है यहाँ पे अपने को अलाउेबल स्ट्रेस भी दिया हुआ है, तो इससे हमें समझ में आया कि इसका भी तो मतलब कुछ यूज़ होगा कि अपना जो स्ट्रेस है वो अलाउेबल स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस मतलब सेकंड कंडीशन का यूज़ करके देखते हैं अपना। पहले फर्स्ट चीज़ तो देखेंगे अलाउेबल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। तो अलाउेबल स्ट्रेस होता है अपना सेफ लोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब अलाउेबल स्ट्रेस हमको दिया हुआ है 10 मेगा पास्कल और सेफ लोड भी हमें दिया हुआ है, और जो ए है अपना, ए यहाँ पे है a² मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये तो हमको फाइंड करना है, तो इससे समझ में आया कि हम वैल्यूज पुट करके इस कंडीशन से भी हम ए फाइंड कर सकते हैं अपना। तो देखो बस यही अपना पूरा जो कंसेप्ट है बता दिया कैसे सॉल्व होगा। अब इसको मतलब हमको बस, या तो आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं कैसे होगा, नहीं तो वैसे तो मैं कर ही रहा हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना जो क्रिपलिंग लोड की इक्वेशन से। तो क्रिपलिंग लोड होता है अपना π² इंटू ई इंटू आई मिनिमम अपॉन इफेक्टिव लेंथ का होल स्क्वायर। अब इफेक्टिव लेंथ होती है हमारी के इंटू एल। अब क्योंकि यहाँ पे के 1 है तो 1 इंटू एल, तो आगे इसको मतलब π² इंटू ई आई मिनिमम लेंथ का स्क्वायर। अब यहाँ पे जितनी चीज़ें पता है तो उतनी पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो हमें π² पता है, ई हमें पता है, ई है यहाँ पे 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आई मिनिमम हमें नहीं पता, लेकिन फॉर्मूला पता है आई मिनिमम का, ये होता है a⁴/12। और लेंथ कितनी है अपनी 2 के स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास दो लोड कंडीशन है, ये तो एक चीज़ हो गई। अब हम क्या करने वाले थे, पी ई का ये फॉर्मूला है यहाँ पे। अब पी ई को हम ये अपना जो सेफ लोड वाला है फॉर्मूले से हम फाइंड करके इसमें पुट करने वाले थे, तो हम ये फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिटिकल लोड है दोनों कंडीशन के लिए। तो एक तो अपना फॉर 100 किलो न्यूटन जब सेफ लोड हमारा, फॉर सेफ लोड जब 100 किलो न्यूटन है हो तो, और जब फॉर सेफ लोड इज इक्वल टू 200 किलो न्यूटन हो तो, उन दोनों के केस पे अपना जो क्रिपलिंग स्ट्रेस है ये है वो अपना बेसिकली यूलर्स क्रिपलिंग स्ट्रेस, मतलब ई या सी आर से दोनों से लिख सकते हैं यहाँ पे। तो वो हो जाएगा अपना क्रिपलिंग स्ट्रेस सेफ लोड इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो सेफ लोड है अपना 100, क्योंकि हमको न्यूटन में लिखना है तो 10⁻³ इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपना है 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा अपना 10⁵ इंटू 3 लोड न्यूटन में। और इसी तरह से इस केस में अपना क्रिपलिंग लोड, जो कि उसको ई से भी लिख सकते हैं, यूलर्स बकलिंग लोड या यूलर्स क्रिपलिंग लोड हो जाएगा। बस यहाँ पे डबल है ना, तो 2 इंटू 10⁵ इंटू 3 न्यूटन्स, जो कि हो जाएगा 6 इंटू 10⁵ न्यूटन्स। बस इसको क्या करना है, हमको इक्वेट कर देना है यहाँ पे। तो इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ अपना इक्वेशन 1 जो है 1 कह देते हैं। तो इक्वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, इक्वेटिंग दोनों कंडीशंस के लिए। तो फर्स्ट जो है अपना π² इंटू 10⁴। फर्स्ट तो अपना जो यूलर्स क्रिपलिंग लोड के लिए हमने जो लिखा था 10⁻, अरे यहाँ पे तो मिस्टेक कर दी, जो अपना ई है वो तो है अपना
10⁻10, क्योंकि 10 × 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10⁻10। तो 10⁻10 इंटू अपना 8⁻4 अपॉन 12 नीचे आ जाएगा, अपना 2 का स्क्वायर करना है और इसको इक्वल में कर देते हैं 3 × 10⁻5, 3 × 10⁻5 न्यूटन्स के। बस अब इसको इक्वेट करके हमको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे 8⁻4 इसको ट्रांसपोज कर देते हैं 3 × 10⁻5 इंटू 12 इंटू 4 अपॉन में पाई स्क्वायर इंटू 10⁻10। ठीक है, तो कैलकुलेटर में वैल्यू लिखने के बाद हमारा जो ए है वो आ रहा है अपना 0.1099045536 मीटर्स। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.9 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। अब इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो हो जाएगा अपना 109 मिलीमीटर, मतलब 1000 से इंटू करने के बाद। अब देखो, अब इसी सेम तरह से हम दूसरी कंडीशन के लिए लिख सकते हैं अपना 10⁻10 इंटू 8⁻4 अपना 12 इंटू 2 का स्क्वायर। ये सब कुछ सिमिलर रहेगा, बस यहाँ पे 6 इंटू 10⁻5 आ जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा, बस सेम ही कैलकुलेटर में 2 से इंटू कर दिया, मतलब वैल्यू हटाने की भी जरूरत नहीं यहाँ पे। तो अपना हो जाएगा 0.1309 मीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली इसको हम ले सकते हैं 130.6 मिलीमीटर्स के इक्वल हो जाएगा। देखो ये तो फर्स्ट कंडीशन से हमारा आया है। अब मतलब सेकंड कंडीशन है, अलाउेबल स्ट्रेस का यूज़ करेंगे यहाँ पे ना। हमें पता है अलाउेबल स्ट्रेस कितना है अपना, अलाउेबल स्ट्रेस होता है अपना सेफ लोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो अलाउेबल स्ट्रेस हम दो कंडीशन के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन पे अलाउेबल स्ट्रेस अपना 10 मेगा पास्कल है, मतलब 10 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेफ लोड कितना अपना 10⁻100 किलो न्यूटन को अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बस इसी तरह इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ 10⁻6 तो कॉमन ही है 10⁻5 इंटू 2 ऑन में। ठीक है, तो बस इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं यहाँ पे। देखो ये आ रहा है अपना 0.1 मीटर के इक्वल आ रहा है, और इसी तरह सेकंड नंबर पे करेंगे तो अपना ए हो जाएगा 0.141 मीटर। अब इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा अपना 100 mm और यहाँ पे 141 mm। देखो अब ऐसा होता है यहाँ पे कि देखो एक तो अपना जो लोड सेफ लोड है 100 किलो न्यूटन, तो उसके लिए हमारे दो बेसिकली साइड की वैल्यू आ गई, एक है 109 मीटर और एक है 100 मीटर। तो इन दोनों में से हम सेफ लोड वो कंसिडर करेंगे जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, है ना। तो ऐसा कौन सा है, मतलब कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कौन सी करेगी, ये जो अपनी बड़ी वाली कंडीशन है वो करेगी दोनों को सेटिस्फाइड, क्योंकि अपना जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो अगर 109 से कम हुआ तो इस अलाउेबल स्ट्रेस वाली कंडीशन में अपना जो है मतलब कॉलम हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली तो इसको एग्जैक्टली देखा जाए तो ये मतलब इक्वल टू या अपना लेस देन होना चाहिए इससे, सॉरी मतलब अपना जो सेफ लोड है ये अपना मतलब इक्वल टू, हाँ सेफ लोड इक्वल टू या लेस होना चाहिए अलाउेबल लोड से। और इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो अपना 141 के इक्वल हो या बड़ा हो। तो इसमें इसलिए हो जाएगा अपना जो फाइनल रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड आंसर फॉर 100 किलो न्यूटन फॉर 200 किलो न्यूटन। फॉर 100 किलो न्यूटन के लिए एक वैल्यू होगी 109 मिलीमीटर, और फॉर 200 के लिए इनमें से जो बड़ी है मतलब 141 मिलीमीटर, 141 मिलीमीटर्स। देखो अब जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा तो वो मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं कि ज़्यादा ही मतलब कंसेप्चुअल हो गया था। तो
अब उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं मतलब काफ़ी ईजी हैं उसके कंपैरिजन में, तो मतलब जल्दी से हो जाएंगे। तो देखते हैं अपना, फाइंड द यूलर्स क्रॉसिंग लोड फॉर अ hollow cylindrical cast iron column 200 mm external diameter, 200 mm thick, 5 meter long and hinged at both ends। अपने को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है और हमको पूछा है कि कंपेयर द लोड विद द क्रशिंग लोड एज गिवन बाय द रैंकाइन फार्मूला। देखो हमको क्या फाइंड करना है बेसिकली, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है यूलर्स क्रशिंग लोड लिखा हुआ है और हमको फिर से क्रशिंग लोड फाइंड करना है रैंकाइन फार्मूले से। तो ऐसा होता है कि अपना जो यूलर्स का फार्मूला है अपना वो देता है बकलिंग लोड, क्रिटिकल लोड या क्रिप्टिंग लोड उसको कह देते हैं, लेकिन क्रशिंग लोड नहीं देता, क्योंकि यूलर्स के हिसाब से बकलिंग फेलियर होता है हमेशा कॉलम पे, और ये लॉन्ग एंड सिलेंडर कॉलम पे काम करता है। तो ये जो अपने क्रशिंग लोड है गलत लिखा हुआ है यहाँ पे होना चाहिए क्रिटिकल। और सेम इस कंपेयर द लोड विद द रैंकाइन फार्मूले के लिए भी यहाँ पे क्रिटिकल लोड आना चाहिए। तो देखो बस हमको क्या करना है बेसिकली, सिर्फ अपने को दोनों फार्मूले लगाना है। अपने को यूलर लोड का फार्मूला लगाना है और रैंकाइन लोड का फार्मूला लगाना है यहाँ पे बस। तो मैंने सभी गिवन इन्फॉर्मेशन लिख ली है। अब यहाँ पे क्योंकि अपना जो स्ट्रेस है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में था, तो मैंने डिस्टेंस को सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम बाय द यूलर्स फार्मूला निकाल देते हैं। बाय द यूलर्स फार्मूला पी हो जाएगा अपना पाई स्क्वायर इंटू ई इंटू आई मिनिमम अपॉन में इफेक्टिव लेंथ का होल स्क्वायर। अब देखो पाई स्क्वायर इंटू ई। अब क्योंकि अब ना यहाँ पे जब भी कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आया है, क्योंकि सिलेंडरिकल कॉलम की बात हो रही है ना, उसमें एक्स एक्सिस के अराउंड और वाई एक्सिस के अराउंड सेम ही होता है, मतलब मिनिमम दोनों इक्वल होते हैं। तो जस्ट आई लिख सकते हैं यहाँ पे, और क्योंकि के की वैल्यू तो 1 है तो यहाँ पे सिर्फ लेंथ का स्क्वायर लिख देते हैं। अब जो हमको पता है यहाँ पे लिखते हैं पाई स्क्वायर और ई क्या है अपनी 120 इंटू 10⁹ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे लेंथ अपनी 0.2 का स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई/64 इंटू आउटर डायमीटर का स्क्वायर माइनस इनर डायमीटर का स्क्वायर। तो आउटर डायमीटर हमारी 0.2 सॉरी स्क्वायर नहीं टू पावर 4 माइनस 0.16 टू पावर 4। बस ये वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करनी। देखो वैल्यूज तो मैंने लिख ली है, लेकिन मैं बोलूँगा कि इसमें काफ़ी मतलब गलती होने के चांस होते हैं कि जैसे हमने वैल्यू पुट करी तो एक तो हर स्टेप में चेक करना है कि फार्मूला अप्लाई सही किया है, और सेकंड देखेंगे कैलकुलेटर में भी वैल्यू पुट की नहीं। जैसे कि यहाँ पे पाई स्क्वायर है मतलब सही 120 इंटू 10 टू पावर 9 और पाई/64 0.2 टू पावर 4 माइनस 0.16 टू पावर 4। चलो ये सही है। और नीचे देखते हैं अपना 0.2 का होल स्क्वायर। अभी आंसर आ रहा है अपना, देखो मैंने चेक किया तो मेरे एक गलती है यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन में मैंने देखा यहाँ पे क्वेश्चन में 5 मीटर है, तो मैंने अपना यहाँ पे दिया हुआ है पहले से 5 मीटर, तो मैंने फालतू यहाँ पे 200 लिखा है। ये अपना 5 मीटर इक्वल यहाँ पे आएगा अपना 5, तो बस वो पुट कर देता हूँ कैलकुलेटर में। 5 का होल स्क्वायर अब सही है, तो अपना आंसर आ रहा है। तो ऐसे ही मतलब मिस्टेक्स कर सकते हैं, तो हमको तो एक तो क्वेश्चन से के लिखने के बाद चेक करना है, और 219,673.2.69 और ये होगा हमारा न्यूटन्स में। अब इसी तरह से कंपेयर द लोड विद द क्रशिंग लोड। अब क्रशिंग लोड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बाय दी रैंकाइन्स फार्मूला। अब रैंकाइन फार्मूला होता है अपना क्रशिंग स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन 1 प्लस अपना रैंकाइन कांस्टेंट इनटू स्लेंडरनेस रेशियो का स्क्वायर यहाँ पे। तो जो चीज़ें हमें पता है तो लिख लेते हैं अपने को। क्रशिंग स्ट्रेस दिया हुआ है अपना 550 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं पाई/4 आउटर डायमीटर का स्क्वायर माइनस इनर डायमीटर का स्क्वायर 1 प्लस ए दिया हुआ हमारा 1600 और अपना लेमडा स्क्वायर हमको फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें इशू बेसिकली आता है स्लेंडरनेस रेशियो निकालने में। अपना जो रैंकाइन फार्मूला मतलब इशू आता है मेरा मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो देखो इसको निकालते हैं यहाँ पे। पहले स्लेंडरनेस रेशियो होता है अपना इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। अब इफेक्टिव लेंथ तो यहाँ पे L
इंटू 1 है, ये तो मतलब सिंपल है। अब मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन होता है रूट ऑफ आई अपॉन ए। देखो अब एल है अपना 5। अब आर मिनिमम के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, आई अपॉन ए, मतलब ये कैलकुलेशन आसान हो जाए इसके लिए डायरेक्ट लिख लेते हैं इसका। आर मिनिमम के लिए अपना जो फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, द आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर का स्क्वायर अपॉन 4। मतलब इसके कंपैरिजन में इस मतलब हाफ टाइम में हो जाएगा अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो। 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.16 का स्क्वायर अपॉन 4। अब इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 0.6403, इतना लिख देते हैं। बस इसको यहाँ पे पुट करना है वैल्यू को। देखो तो मैंने डायरेक्ट अपना कैलकुलेटर में वैल्यू पुट कर दी तो आंसर आ रहा है ना 5993835 अब इनका रेशियो चाहिए ना हमें, कंपेयर द लोड विद द क्रशिंग लोड। तो यूलर्स बकलिंग लोड और यूलर क्रिटिकल लोड और रैंकाइन क्रिटिकल लोड का रेशियो यहाँ पे हो जाएगा अपना 219,673.2.69 अपॉन में 5993833.365। मैंने अभी चेक किया तो मैंने मतलब ये करने में सिर्फ यहाँ पे 6 के पहले एक 0 पुट करना था, तो मैंने वो 0 नहीं लगाया, उसके कारण मतलब हमारी वैल्यू बिल्कुल चेंज हो गई थी। इसलिए मतलब मैंने बोला था कि बार बार हमको चेक करने की ज़रूरत है, तो मतलब आगे क्वेश्चन से ध्यान रखूँगा इसका। तो मैंने फिर से वैल्यू पुट की तो आ रहा है हमारा 1292910.784। बस 1292910.784। अब हमारा रेशियो आ गया 1.69, लगभग 1.699, तो अप्रॉक्स 1.7 आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि अ स्टील बार ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 30 mm बाय 40 mm पिन एट ईच एंड। तो मैं समझ में आया कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, डायमेंशन दिए हुए हैं जिसके, और क्योंकि यहाँ पे ई जो है अपना न्यूटन और मिलीमीटर में, तो हम सब मिलीमीटर में रखेंगे यहाँ पे, और पिंड एच ईच एंड, इसका मतलब है कि जो है वो 1 के इक्वल है यहाँ पे। इज सब्जेक्टेड टू एक्सल कंप्रेशन, क्योंकि कॉलम है, मतलब कॉलम है तो उसमें एक्सल कंप्रेशन ही होगा। द बार, उसके बार की लेंथ दी है। डिटरमाइन द बकलिंग लोड एंड द करस्पॉन्डिंग एक्सियल स्ट्रेस यूजिंग यूलर्स फार्मूला। तो हमको बेसिकली यूलर्स फार्मूला का यूज करके बकलिंग स्ट्रेस फाइंड करना है। एंड करस्पॉन्डिंग एक्सियल स्ट्रेस से क्या मतलब है? देखो करस्पॉन्डिंग मतलब बोला है कि इसके जस्ट पहले जो हम बकलिंग लोड की बात कर रहे हैं ना, तो बकलिंग लोड के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा, अब वो कौन सा स्ट्रेस होगा? बकलिंग लोड के करस्पॉन्डिंग। अगर बकलिंग लोड है तो उसको करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा वो होगा बकलिंग स्ट्रेस, है ना। उसका हमने फॉर्मूला देखा है तो वो यहाँ से निकाल सकते हैं। अब डिटरमाइन द मिनिमम लेंथ फॉर विच यूलर्स इक्वेशन में बी यूज्ड टू डिटरमाइन द बकलिंग लोड इफ द प्रोपोर्शनल लिमिट ऑफ द मटेरियल इज। देखो अब सेकंड चीज़ है, हमको सेम ही यूलर्स इक्वेशन जो हमने पहले यूज़ की उस पर फिर लेंथ फाइंड करनी है। मतलब लेंथ 175 यहाँ पे नहीं है, मतलब हम एक वेरिएबल मानेंगे, और जबकि हमें प्रोपोर्शनल लिमिट दी है, मतलब कि जो हमारा लोड है वो 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो बस सॉल्व करते हैं। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब सारे क्वेश्चन सिंपल हैं जो अपना फर्स्ट वाला था उसके अलावा। तो फर्स्ट तो जैसा कि यूलर्स फार्मूला यहाँ पे इसमें भी लगेगा, बोला भी है, क्योंकि हमको यूलर्स क्रिटिकल लोड फाइंड करना ना। चलो ऐसा कर लेते तो उसे फॉर यूलर्स बकलिंग लोड P is equal to पास स्क्वायर इंटू आई मिनिमम अपॉन इफेक्टिव का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ऐसा है कि K की जगह हम डायरेक्टली 1 पुट कर देते हैं इंटू ई आई मिनिमम, एल इफेक्टिव हो जाएगा बेसिकली L इंटू 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि K है हमारा 1 है, दोनों साइड हिंज है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, पाई स्क्वायर इंटू ई क्या है हमारा, ई दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू पावर 5, 2 इंटू 10 टू पावर 5।
अब आई मिनिमम क्या होगा, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के केस में हमने फॉर्मूला पढ़ा है BD³/12 होता है, तो उसमें से मिनिमम्स के लिए हम छोटे वाले में क्यूब लगाएंगे यहाँ पे, मतलब सिंपल सी चीज़ है कि छोटे वाले में क्यूब लगाएंगे तभी तो मिनिमम आ जाएगा, बड़े में मतलब क्यूब लगाएंगे तो एक बड़ी वैल्यू होगी। तो अपना हाई मिनिमम के लिए 30³ × 40/12 और L अपनी लेंथ है 1750। अब यहाँ पे स्क्वायर लगाना ज़रूरी है, मतलब छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ रहा है हमारा 58009.10। हमें पता है कि न्यूटन में होगा आंसर ये। अब सेकंड चीज़ है कि हमको ए फाइंड करना है जब प्रोपोर्शनल लिमिट दी हुई है। तो बस सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। देखो और क्या पूछा था यहाँ पे, डिटरमाइन द बकलिंग लोड फॉर द करस्पॉन्डिंग एक्सियल स्ट्रेस एंड द करस्पॉन्डिंग एक्सियल स्ट्रेस पूछा है ना, तो मतलब कि बकलिंग स्ट्रेस जो कि हो जाएगा P/एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बस यही फॉर्मूले में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर देंगे तो 5800910 13/40। तो बस सेम है, इसको डिवाइड कर देता हूँ अपना 13/40 से, आ जाएगा हमारा 48.3409 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको मिनिमम लेंथ फाइंड करनी है। तो फॉर मिनिमम लेंथ यहाँ पे क्या करेंगे कि जो अपना स्ट्रेस है, स्ट्रेस को लिमिटिंग स्ट्रेस जो प्रोपोर्शनल लिमिट है स्ट्रेस की, उससे इक्वेट कर देंगे। तो हमारा सेम यही फॉर्मूला यूज़ होगा और उसको इक्वेट कर देना है। तो ये फॉर्मूला लिख लेता हूँ पूरा, π² × E × I मिनिमम अपॉन में इफेक्टिव, देखो L × 1 का होल स्क्वायर। अब हम इस केस में लेंथ नहीं पता है, मतलब बाकी वैल्यूज पता है, लेंथ नहीं पता, एरिया भी पता है। अपना जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये इक्वल टू हो जाएगा अपना 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के। अब बस इसमें वैल्यू पुट करना है और L फाइंड करना है। बस मैंने इक्वेशन लिखी, अब हमको लेंथ को ट्रांसपोज कर देना है इससे, और मतलब सॉल्व करने के बाद आ रहा है हमारा 860.36 मिलीमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा है, बस थोड़ा सा मतलब लेंदी हो सकता है, हल्का सा लेंदी है। हॉलो कास्ट आयरन कॉलम हुज आउटसाइड डायमीटर, हमको आउटसाइड डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब D0 एज अ थिकनेस ऑफ 20 mm, मतलब थिकनेस 20 mm है, तो अपना जो इनसाइड डायमीटर हो जाएगा, मतलब 20 × 2 इसमें माइनस कर देंगे तो अपना 160 mm हो जाएगा यहाँ पे। और मैं क्योंकि सब कुछ mm में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अपने को जो स्ट्रेस है वो भी mm में दिया हुआ है। लेंथ दी है इज लॉन्ग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। अब यहाँ पे क्योंकि फिक्स है दोनों एंड्स पे, तो उसके लिए K होता है अपना 0.5। कैलकुलेट द सेफ लोड बाय रैंकाइन फॉर्मूला यूजिंग अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें दिया हुआ है, तो बस सेफ लोड फाइंड करना है। वो तो बहुत ही सिंपल है सेफ लोड। जब उसके लिए तो पहले हमको मतलब रैंकाइन फॉर्मूले से क्रिटिकल लोड पता हो तो सेफ लोड क्या होता है उससे मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। कैलकुलेट द स्लेंडरनेस रेशियो। अब देखो रैंकाइन फॉर्मूले का यूज़ करके हमें क्रिटिकल लोड निकालना है, तो इसमें तो स्लेंडरनेस रेशियो तो फाइंड ही करना पड़ेगा, एंड द रेशियो ऑफ यूलर्स, और लास्ट में हमको बस यूलर्स क्रिटिकल लोड भी फाइंड कर देना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। तो बस मैंने यहाँ पे जितने भी गिवन चीज़ें थी लिख ली यहाँ पे, तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया, फिक्स यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, पहले तो सेफ लोड फाइंड करना है बाय द रैंकाइन फॉर्मूला, तो पहले वो करते हैं। लेकिन पहले सेफ लोड फाइंड करने के लिए हमको क्रिटिकल लोड फाइंड करना पड़ेगा ना रैंकाइन फॉर्मूले से, तभी तो उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा सेफ लोड। तो फॉर रैंकाइन क्रिटिकल लोड, बस इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। क्रशिंग स्ट्रेस, अब देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेस को कैपिटल FC से लिखा है, तो इसको बकलिंग स्ट्रेस से मतलब कंफ्यूज नहीं करना, मतलब वैसे है तो दोनों चीज़ें मतलब स्ट्रेस ही, तो ठीक है लिख लेते हैं। अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन 1 और रैंकाइन कांस्टेंट इनटू स्लेंडरनेस रेशियो का स्क्वायर यहाँ पे। तो अब जो चीज़ें दिखी हम पता है वो लिख लेते हैं वैल्यूज़ यहाँ पे। 550 × एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा अपना क्योंकि हॉलो कॉलम में, तो π/4 आउटर डायमीटर अपॉन इनर डायमीटर, मतलब 200 का स्क्वायर माइनस 160 का स्क्वायर अपॉन में
1 + 1 0 स्लेंडरनेस रेशियो का स्क्वायर। अब स्लेंडरनेस रेशियो साइड में निकाल लेते हैं, चलो नीचे निकाल लेते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो होता है अपना एल इफेक्टिव अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। अब एल इफेक्टिव हो जाएगा अपना के इंटू एल एंड आर मिनिमम होता है अपना √I/A। तो इसका आर मिनिमम हॉलो के केस में ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अपना आउटसाइड डायमीटर प्लस इन डायमीटर अपॉन में 4, तो ये 4 ऊपर चल जाएगा। तो के अपना 0.5 इंटू लेंथ कितनी है 4500 इंटू 4 200 का स्क्वायर प्लस 160 का स्क्वायर। अब एक काम करता हूँ, इसको चलो इसको तो प्लस स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड करना है ना, तो अपना रेशियो आ गया 35.139। क्योंकि ये रेशियो है तो इसमें कोई यूनिट नहीं होगी, बस इसको पुट कर देना है अपने फॉर्मूले में। तो अपना पी आर आ जाएगा, तो अपना आंसर आ रहा है 3510907। तो अपना आंसर होगा न्यूटन। ये हमने लोड निकाला तो ना, तो न्यूटन में होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड कर लिया। हाँ, सेफ लोड फाइंड करना था, तो बस सेफ लोड के लिए क्या करेंगे, फॉर सेफ लोड का फॉर्मूला हो जाता है अपना क्रिटिकल लोड अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अपना बस यही जो हमारा आया इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना सेफ लोड 87726 न्यूटन। अब हमको फाइंड करना है यहाँ पे दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो पहले इसके लिए हम यूलर्स क्रिटिकल लोड फाइंड कर लेते हैं। आई मिनिमम यहाँ पे, आई तो मतलब सेम होगा हो डायमीटर के लिए π/64 आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर का 2⁴ माइनस इनर डायमीटर 2⁴ अपॉन में लेंथ कितनी अपनी 4500 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। तो अपना आ गया है बकलिंग लोड, इसको सेव कर लेते हैं। अब बकलिंग लोड अपॉन रैंकाइन लोड का रेशियो चाहिए, तो ये कौन सा निकाले, मतलब ई ऊपर रखे क्या आर ऊपर रखे, यहाँ पे कुछ दिया है क्या। डिटरमाइन द मिनिमम लेंथ, सॉरी ये नीचे पर कर रहे थे, कैलकुलेट द स्लेंडरनेस रेशियो एंड द रेशियो ऑफ यूलर्स एंड रैंकाइन लोड। तो पहले यूलर वाला रखना चाहिए हिसाब से। तो देखो आप डायरेक्ट कर देते हो, यहाँ पे सेव किया है क्योंकि आंसर अपॉन देखो ऑलमोस्ट 2.05 की इक्वल आ रहा है। तो हो सकता है मतलब थोड़ा सा चेंज अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है आंसर में, बस ये रेशियो आ गया कम। अब हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो बहुत सिंपल सा है। अब ये कहता है कि अ बार ऑफ लेंथ 4 मीटर, अपनी एक बार है, बार मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन समझ में आता है हमारा, ऑफ लेंथ 4 मीटर व्हेन यूज्ड ऐसा simply supported beam and subjected to UDL of 30 kN per meter over the whole span, deflects 15 mm at the center. Determine the crippling loads when it used as a column with the following conditions. तो सॉरी मैंने बोल दिया कि बार मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ऐसा नहीं है, मतलब मैंने अभी चेक किया, वैसे मतलब क्रॉस सेक्शन का इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ बार का क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो अपने को देखो सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे यूडीएल लग रहा है, यूडीएल की वैल्यू दी है ओवर द होल स्पैन, डिफ्लेक्ट्स 15 mm एट द सेंटर, मतलब सेंटर पे हमें डिफ्लेक्शन दिया हुआ है। तो ये तो बहुत, सॉरी दिख नहीं रहा होगा ना, सेंटर पे डिफ्लेक्शन दिया है। तो ये तो बहुत सा क्लासिक केस है। हमने मतलब जो मैंने एक डिफ्लेक्शन पे एक वीडियो बनाई है फर्स्ट वीडियो, तो उसमें मैंने सारे स्टैंडर्ड केसेस बताए, तो बहुत ही स्टैंडर्ड केस है। एंड डिटरमाइन द क्रिपलिंग लोड्स व्हेन इट यूज्ड एज अ कॉलम विद द फॉलोइंग कंडीशन। तो हमको क्रिपलिंग लोड फाइंड करना है, और कौन सा वाला क्रिपलिंग लोड यूलर्स या बकलिंग, जब भी हमें मतलब बोला ना हो तो हम उसे यूलर्स का ही मानेंगे, क्रिपलिंग लोड बाय डिफॉल्ट मानेंगे। हमको 3 टाइप्स की एंड कंडीशन दी हुई हैं जहाँ पे केस डिफरेंट हो गए, जैसे कि बोथ
एंड पिन जॉइंट में के 1 इक्वल हो जाएगा 1 इन फिक्स एंड अदर इज हिंज के हो जाएगा 1/√2 के इक्वल एंड बोथ एंड फिक्स के हो जाएगा अपना 0.5 के इक्वल। देखो तो मैं एक करके बता देता हूँ, बाकी सिमिलर ही करेंगे तो उसका मतलब आंसर सॉल्व कर लूँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो एक सिंपल कोई भी करके बता देता हूँ, उस पर सेकंड कर देता हूँ, थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लग रहा है तो देखो पहले पूछा क्या हमको, क्रिप्लिंग लोड पूछा है ना, यूलर क्रिप्लिंग लोड ही मतलब एज्यूम करेंगे। तो जो पूछा है उसका एक फॉर्मूला लगाते हैं। तो P का फॉर्मूला हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू ई इंटू आई मिनिमम अपॉन इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर यहाँ पे। अब देखो हमको क्या क्या पता है, हमको पाई तो कांस्टेंट है वो पता है, ई नहीं पता, और आई आता अपना क्रॉस सेक्शन से। तो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे पता है क्या, क्रॉस सेक्शन भी नहीं दिया हुआ है। एल इफेक्टिव एल इंटू एल इफेक्ट लेंथ इंटू इफेक्टिव लेंथ फैक्टर। तो 3 कंडीशंस में हमको वो भी पता चल गया इफेक्टिव लेंथ फैक्टर्स क्या है। तो हमको ई एंड आई बेसिकली नहीं पता है, तो मतलब क्योंकि यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिया हुआ है तो मतलब देख के क्लिक कर गया कि डिफ्लेक्शन के फॉर्मूला का यूज हो रहा है यहाँ पे बेसिकली। तो फॉर हमको ई आई बेसिकली फाइंड करना है। फॉर फाइंडिंग ई आई हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वेट कर, ये मतलब फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि मतलब ये तो बहुत लिखने का तरीका हो गया, मतलब क्यों कर रहा हूँ मैं आगे, अगला स्टेप क्यों कर रहा हूँ, फॉर फाइंडिंग ई आई के लिए कर रहा हूँ ये है। और इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि अपना सपोर्ट के लिए अपना फॉर्मूला क्या होगा, फॉर द डिफ्लेक्शन एट सेंटर, ऐसा भी चाहे तो कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, चल रहने देता हूँ, उससे फालतू मतलब लेंथ बढ़ेगी। तो y का फॉर्मूला लगाते हैं, डिफ्लेक्शन एट सेंटर जब सिंपली सपोर्ट हो तो क्या होता है, ये ऐसा होता है कि देखो स्टैंडर्ड केसेस बताए होंगे, तो मतलब स्टैंडर्ड केसेस जैसे मैंने बताया था और उसकी जैसे ट्रिक बताई थी, तो सेम उसी तरह से याद कर सकते हैं इसको। तो पहले तो एक जब सेंटर पे लगे तो अपना स्लोप होता है, अपना होता है स्लोप PL स्क्वायर अपॉन 16 EI। तो ये तो बहुत बेसिक है, ये तो याद ही रहता है। अब सेकंड केस में जब उसकी जगह यूडीएल आ जाता है, तो यूडीएल को हम क्या लिख सकते हैं, लोड इंटू लेंथ लिख सकते हैं ना। तो इस केस में हो जाता है यूडीएल देखो जब सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है तो ये केस है। इसके लिए जब हम डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं तो इसका मतलब फॉर्मूला था L इंटू 3 से इंटू करेंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ये तो मतलब मैं ट्रिक वो रिवाइज करवा रहा था, उसका काम नहीं है। अब यूडीएल वाले केस में अपना फॉर्मूला होता है W मतलब ओमेगा L क्यूब अपॉन 24 EI। तो इसको इंटू करते थे हम 5/16 L से। तो बस ये करके हम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आ लेते हैं। ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला है और ये रेशियो है, जैसे इंटू करके हमारा डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आता था। तो ये हो जाएगा अपना 5WL⁴ 24 इंटू 16 होता है, 24 इंटू 16 384। तो 384 EI। देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली नहीं बताया क्योंकि जो ये फॉर्मूला है अपना सेंटर का, क्योंकि हमको याद तो मतलब सभी स्टैंडर्ड केसेस के याद ही होने चाहिए, इसलिए तो सही तरीका ये है कि हम सिर्फ मतलब स्लोप के सभी स्टैंडर्ड केसेस में स्लोप का एक फॉर्मूला याद कर लें और रेशियोज याद कर लें, तो उससे हम मतलब डिफ्लेक्शन का भी फॉर्मूला ला सकते हैं। WL⁴ 384 EI। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या क्या पता है, हमको ये 0.015 इंटू 530 इंटू लेंथ 4 384 EI। तो हमारा EI यहाँ पे वेरिएबल है, बाकी सब कुछ पता चल गया। अब ऊपर वाले फॉर्मूले में देखेंगे हमको फाइंड भी करना था, EI ही फाइंड करना था। और क्योंकि यहाँ पे जो I होता है वो भी मिनिमम ही होता है बेसिकली, तो हमारा EI आ जाएगा ठीक है। तो E इंटू आई, इसका यूनिट मतलब हमें अभी कांस्टेंट बस मान के डायरेक्टली पुट कर देते हैं। वैसे यूनिट निकाल सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं नहीं निकाल रहा हूँ। देखो फॉर डिफरेंट कंडीशन के लिए निकालना है ना, तो मैं सेकंड केस के लिए निकाल देता हूँ। अपना सेकंड केस जहाँ पे के है 1/√2 के इक्वल। देखो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ होता है अपना 1/√2, तो √2 स्क्वायर के ऊपर जाके 2 हो जाएगा
तो इस तरह से आ गया है हमारा आंसर 8224.67 और ये होगा अपना किलो न्यूटन्स में। एक मिनट, किलो न्यूटन्स में होगा ना, देखते हैं एक बार। हमने ये 30 पुट किया, हाँ 30 पुट किया है तो क्यों किलो न्यूटन्स में आंसर आएगा। और इसको न्यूटन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं चाहे तो 1000 से इंटू करके। अब अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। 1.5 मीटर लॉन्ग कॉलम, हमारे पास कॉलम है, कॉलम की लेंथ दी हुई है, उसके सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है 50 mm डायमीटर है, वन एंड ऑफ द कॉलम इज फिक्स्ड इन डायरेक्शन एंड पोजीशन। इससे क्या समझ में आया कि एक एंड है वो डायरेक्शन एंड पोजीशन पे फिक्स है। ऐसा सिर्फ एक ही केस में होता है जहाँ पर अपना कॉलम है जो अपना फिक्स हो जाए, मतलब फिक्स ना हिंज सपोर्ट नहीं, मतलब एक साइड से पूरा फिक्स हो जाए। तो जब फिक्स होता है एक साइड से सपोर्ट तो उसमें ना तो डायरेक्शन मतलब ना तो रोटेशन पॉसिबल है और ना पोजीशन मतलब ट्रांसलेशन पॉसिबल है। एंड द अदर एंड इज फ्री, दूसरा एंड है वो फ्री है। टेकिंग अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे 3 है बेसिकली, शायद अच्छे से दिख नहीं रहा होगा लेकिन मेरे ख्याल से 3 है। कैलकुलेट दी सेफ लोड यूजिंग, अब सेफ लोड फाइंड करना है। पहला है रैंकाइन फार्मूला का यूज़ करके और सेकंड है यूलर फार्मूला का यूज़ करके। बस तो मतलब सिंपल सा है और वैसे भी सब कुछ यहाँ पे दिया ही हुआ है तो फाइंड कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे करता हूँ जल्दी से। सेफ लोड फाइंड करना है रैंकाइन फार्मूले से, तो पहले उसके लिए क्रिटिकल लोड फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा उसका फॉर्मूला, क्रिटिकल स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 प्लस कांस्टेंट लैम्डा स्क्वायर। अब देखो ये हमको दिया है 550, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा π/4, सिंपल सा है फॉर्मूला भी, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 50 टू पावर 4 अपॉन 1 प्लस 1/600 इंटू लैम्डा का स्क्वायर। अब लैम्डा का स्क्वायर है इस केस में क्या होगा यहाँ पे, मतलब स्लेंडरनेस रेशियो का होल स्क्वायर, अब ऊपर होगा इफेक्टिव लेंथ, क्योंकि दोनों साइड अपना एक साइड फ्री है और एक साइड फिक्स है तो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा लेंथ अपना 1500 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इस केस में हमारा जो एक साइड फिक्स और एक साइड फ्री में अपना K2 को इक्वल होता है, 2 के इक्वल होगा। और नीचे एक तो उसको स्क्वायर भी करना पड़ेगा यहाँ पे, और नीचे R मिनिमम। अब R मिनिमम क्या होता है अपना D/4 होता है। D है यहाँ पे जहाँ पे 50 है। सॉलिड सर्कल क्रॉस सेक्शन के केस में डायरेक्टली R मिनिमम D/4 हो जाता है, मतलब फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1857.360। अब हमको सेफ लोड फाइंड करना है, तो सेफ लोड हो जाएगा रैंकाइन क्रिटिकल लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो कि हो जाएगा अपना, इसको 3 से सिंपली डिवाइड कर देते हैं। सॉरी ये एक्चुअली ना ये है 1857.360, तो 1857.360 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1857, सॉरी डिवाइडेड बाय 3 करना है। यार टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, हाँ 616.12। अब इसी तरह से सेकंड क्लियर कर लेते हैं। यूलर्स लोड का फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर इंटू ई इंटू आई मिनिमम तो मतलब सेम ही होता है क्योंकि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन आ गया, तो ये हो जाएगा अपना π/64 डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर टू पावर 4 अपॉन इफेक्टिव लेंथ का होल स्क्वायर। उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पाई स्क्वायर इंटू ई इंटू π/64 डायमीटर टू पावर 4 लेंथ इंटू 2 का होल स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करना है और आंसर यहाँ पे फाइंड करना है। तो पाई स्क्वायर इंटू ई की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁵ न्यूटन, सॉरी यूनिट को लिख रहा हूँ यहाँ पे, π/64 to 50 to power 4 1500 इंटू 2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है हमारा 40,372.75 न्यूटन्स। अब इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ, तो फैक्टर ऑफ सेफ लोड आ जाएगा हमारा 13,457.5 न्यूटन्स। देखो अब ना ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक मतलब प्रॉब्लम है, इसमें ना तो अपने को
द रेशियो ऑफ यूलर्स एंड रैंकाइन लोड फाइंड करना है। अब जब हम रैंकाइन लोड फाइंड करेंगे तो हमें उसके लिए क्रशिंग स्ट्रेस चाहिए और यूलर्स लोड भी फाइंड करेंगे, यूलर्स क्रिटिकल लोड, तो उसके लिए भी हमें आई चाहिए, मतलब मोमेंट ऑफ सॉरी कम्स ई मतलब सक्शन मॉडुलस चाहिए होगा, और रैंकाइन के लिए एक कांस्टेंट ए भी चाहिए। तो देखो हमने तो बाकी क्वेश्चन से ये तो ले सकते हैं, जैसे कि हाँ इसकी तो अपनी फॉर कास्ट आयरन कॉलम वैसे भी एक फिक्स वैल्यू होती है FC 550 न्यूटन पर, जो अपना स्ट्रेस है क्रशिंग स्ट्रेस, और ए की फिक्स वैल्यू है, ये तो ले सकता हूँ वहाँ से। लेकिन ई में प्रॉब्लम है क्योंकि ई डिपेंड करता है कास्ट आयरन कॉलम के मटेरियल पे, वो भी कास्ट आयरन कॉलम भी मतलब अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे यहाँ पे 8 × 10⁴ लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी कास्ट आयरन यंग्स मॉडुलस फॉर कास्ट आयरन 1.2 × 10⁴ लिखा है। तो इसमें मुझे मैं थोड़ी कन्फ्यूजन है कि कौन सा वाला लूँ। तो ये फर्स्ट वाला, तो उन दोनों के हिसाब से मतलब आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो ये मैं मतलब स्किप कर रहा हूँ ये चीज़। और फॉर विच द क्रिटिकल लोड बाय यूलर्स एंड रैंकाइन फार्मूला विल बी इक्वल,